जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम बर्ड एकेडमी पे। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे। पिछले वीडियो में दूसरा सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2022 का GI सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 के का तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग उसके आगे से सेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो छठवें का खा पार्ट है, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। यह 5 अंक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण होता क्या है। देखिए, किसी भी एल्कोहल को अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो जल का एक अणु निकल जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनेगी। निर्जलीकरण का मतलब ही होता है जल का निकल जाना। तो जब एल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो जल का एक अणु निकल जाता है और एल्कीन बनती है। अगर हमने एथिल एल्कोहल लिया है तो एथिलीन बनेगी। जैसा एल्कोहल लेंगे उसके संगत एल्कीन हमें प्राप्त होगी। तो इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, मैकेनिज्म। तो इसकी क्रियाविधि कैसे होगी जाके देखिए, सबसे पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जाके कि एल्कोहल का प्रोटीनीकरण हो जाएगा। कैसे होगा? जो H2SO4 है हमारा, उसका आयनन होगा H प्लस और HSO4 माइनस में, और ये जो H प्लस है ये एथिल एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कर देगा जाके। देखिए कैसे कर देगा, यहाँ पर ये दो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और ये H प्लस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा जाके, और ये स्टेप होगा जाके स्लो। तो ये H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा जिससे हमारा प्रोटीनीकृत एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये H यहाँ पर जुड़ गया और इस ऑक्सीजन के पास प्लस आ गया और इसको कहते हैं प्रोटीनीकृत एल्कोहल। तो क्रियाविधि में मतलब ये होता है कि अभिक्रिया हो कैसे रही है। तो सबसे पहले प्रोटॉन ने एल्कोहल के ऊपर अटैक किया और एल्कोहल का प्रोटीनीकरण हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा जाके, सेकंड स्टेप में ये जो प्रोटीनीकृत एल्कोहल है ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये होगा फास्ट स्टेप, तीव्र गति से होगा और कार्बोनियम आयन बनेगा CH3 CH2 प्लस, और जल का एक अणु ये निकल गया। इसको हम लोग कहते हैं एथिल कार्बोनियम आयन। एथिल कार्बोनियम आयन, इस तरीके से एथिल कार्बोनियम आयन बनेगा। अब तीसरा स्टेप क्या होगा जाके, तीसरा और अंतिम स्टेप, फाइनल स्टेप इसका होगा कि जो एथिल कार्बोनियम आयन है ये प्रोटॉन त्याग कर एल्कीन बनाएगा। कैसे? देखिए CH3 था, ये CH3, इस CH3 को हमने CH2 लिखा और एक H ऐसे लिख लिया, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और यहाँ पर ये जो हमारा HSO4 माइनस है ये दिख रहा होगा, ये HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये जो प्रोटॉन है इसको खींच लेगा और H2SO4 जो आया था वो निकल जाएगा
और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पर लेट जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथिलीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 पदों में एल्कोहल की क्रियाविधि हो जाएगी। अब आगे उन्होंने पूछा है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए लुकास अपकर्मक का प्रयोग किया जाता है। लुकास अपकर्मक जिंक क्लोराइड और HCl का मिश्रण होता है। तो जो एल्कोहल होते हैं वो लुकास अपकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं? जो एल्कोहल होते हैं वो लुकास अपकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड बनाते हैं, परंतु इसमें अंतर क्या होता है? जो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ये लोग अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वो लुकास अपकर्मक के साथ सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं वो लुकास अपकर्मक यानी ZnCl2 और HCl के साथ लगभग 5 से 6 मिनट में अभिक्रिया करते हैं। जो तृतीयक एल्कोहल होते हैं वो लुकास अपकर्मक के साथ तुरंत अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। देखिए, जो तृतीयक एल्कोहल है वो R3COH, ये तृतीयक एल्कोहल है। जब 3 एल्किल समूह किसी एक तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं एल्कोहल में तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तृतीयक एल्कोहल की जब हम HCl से अभिक्रिया करवाएंगे ZnCl2 की उपस्थिति में, ये पहला समीकरण है, इसको क्या कहते हैं? इसको कॉमनली लुकास अभिकर्मक। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा R3CCl ट्राई एल्किल हैलाइड बन जाएगा प्लस H2 एल्किल हैलाइड बन जाएगा और इसका रंग कैसा होगा? धुंधला, धुंधला होगा। यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब में अगर प्राथमिक, तृतीयक और तृतीयक एल्कोहल ले रखा है तो तृतीयक एल्कोहल वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर हम लुकास रिएजेंट यानी कि ZnCl2 और HCl की कुछ बूंदें डालेंगे तो तुरंत ही वो ट्रांसपेरेंट जो होगा वो धुंधला हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? आपका तृतीयक एल्कोहल है। तुरंत अभिक्रिया, ये सामान्य ताप पर। और जब द्वितीयक एल्कोहल के साथ यही अभिक्रिया करवाएंगे R2CHOH, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। इसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे लुकास अपकर्मक की, सेम वही चीज डालेंगे तो हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड मिलेगा, परंतु 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। 5 से 6 मिनट में ये कैसा हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 मिनट लगेगा जाके। और जब प्राथमिक एल्कोहल की बात करेंगे RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। किसी भी 1 डिग्री एल्कोहल की जब हम लुकास अपकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे ZnCl2 के साथ तो कोई अभिक्रिया सामान्य ताप पर नहीं होगी। तो एल्कोहलों को पहचानने के लिए 3 रासायनिक समीकरण हो गए। तृतीयक एल्कोहल लुकास अपकर्मक के साथ तुरंत गंदा कर देगा, टेस्ट ट्यूब का जो कलर होगा ट्रांसपेरेंट वो तुरंत गंदला हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल 5-6 मिनट लेगा और तृतीयक एल्कोहल में ट्रांसपेरेंट ही बना रहेगा। तो 3 टेस्ट ट्यूब में अगर हमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल अगर भर के दिए गए हैं तो हम उसमें लुकास रिएजेंट डाल के देख लेंगे और उससे उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा किसमें प्राथमिक है, किसमें द्वितीयक है और किसमें तृतीयक है। और रिएक्शन की बात इन्होंने करी, पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला रासायनिक समीकरण, दूसरा और ये तीसरा रासायनिक समीकरण हमने दे दिया है। तो इस तरीके से आपका
एथिल एल्कोहल वाला ये खा पार्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब खा पार्ट हमने ये कर लिया था, खा का अथवा, यानी कि या तो इस क्वेश्चन को करिए या इस क्वेश्चन को करिए। तो हम दोनों बताएंगे, ये हम बता चुके हैं, इसको हम बताने जा रहे हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या होता है कि जो भी आइटम आपका होता है वो जितनी आसानी से प्रोटॉन त्यागता है, जितनी आसानी से प्रोटॉन त्यागता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। मतलब आसानी से प्रोटॉन त्यागने की प्रक्रिया अम्ल की प्रॉपर्टी होती है, प्रोटॉन त्यागेगा तो अम्ल है। तो अब देखिए फिनॉल और एल्कोहल, एल्कोहल में भी OH होता है। देखिए आपका जो एल्कोहल है CH3OH, इसमें भी H है, और आपका फिनॉल है इसमें भी H है, C6H5OH। तो ये उतना बड़ा अम्ल नहीं होता है जितना बड़ा ये होता है, यानी ये प्रबल अम्ल है इसकी तुलना में। तो इसका मतलब ये आसानी से प्रोटॉन त्यागता होगा। लेकिन इन्होंने ये पूछा कि आप एक्सप्लेन करिए कि फिनॉल क्यों अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। तो देखिए समझते हैं। देखो फिनॉल में क्या होता है कि अगर किसी फिनॉल ने अपना एक प्रोटॉन त्याग दिया तो प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पर ऋण आवेश आ जाएगा और ये H+ निकल जाएगा। ठीक है। अब ये जो आयन है, ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये क्या होगा, अनुनाद की वजह से स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। कैसे? देखिए ये इस तरीके से स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। इस पे ऋण आवेश है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये इधर का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ का ऋण आवेश समाप्त हो जाएगा और ये ऋण आवेश यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये संरचना इस तरीके से हो जाएगी, यानी ये पैरेलल और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। तब क्या होगा, ये इधर बनाते हैं, तब ये होगा जाके कि ये संरचना इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। और फिर बाद में यही संरचना आपकी हो जाएगी। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि अनुनाद की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये इन 4 संरचनाओं में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ज़्यादातर अगर इन 4 संरचनाओं में ये रहता है तो 4 संरचनाओं में से 3 संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें 75% जो इसका ऋण आवेश होता है वो अंदर रहता है। तो एक बार प्रोटॉन निकल गया तो जल्दी से वापस जुड़ नहीं पाता है। जबकि यहाँ पर जब एल्कोहल की बात करी जाए तो CH3O- प्लस H+, इसका जो H+ है, इसका जो ऋण आवेश है, ये कहीं पर भी जा नहीं सकता, स्टेबलाइज नहीं हो सकता। लेकिन ये अनुनाद की वजह से क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है। इस वजह से इसमें प्रोटॉन त्यागना आसान है और इसमें प्रोटॉन त्यागना उतना आसान नहीं है। और जितना ज़्यादा प्रोटॉन त्यागना आसान होता है उतना ज़्यादा पदार्थ क्या होता है, अम्लीय होता है। यही कारण है कि फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहलों की तुलना में अधिक होती है। अब इन्होंने कहा है क्या, अगला, फिनॉल से निम्नलिखित को बनाने का समीकरण लिखिए। तो एक तो इन्होंने कहा है फिनॉल से आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल पिछले कुछ वीडियोस में हमने बनाया है, पिछले सेट में ही पिक्रिक अम्ल बनाया था, नाइट्रीकरण किया था। और दूसरा हमें बनाना है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, एक तो पिक्रिक अम्ल बनाना है, दूसरा बेंजोक्विनोन बनाना है। तो फिनॉल का अगर हम नाइट्रीकरण करवा दें, ये जो फिनॉल है इसका हम क्या करा दें, नाइट्रीकरण करवा दें। काहे से, कंसनट्रेटेड HNO3 से, कंसनट्रेटेड HNO3 से कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में क्या करवाएं, नाइट्रीकरण करवा दें। पिछले सेट में था ये क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया था, तब नाइट्रीकरण पूछा गया था फिनॉल का। तो हमने बताया था डाइल्यूट HNO3 से अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल और
पैरा नाइट्रोफिनॉल का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि अगर हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिकरिक अम्ल मिलेगा। बैक टू बैक ये दो सेटों में आ चुका है ये क्वेश्चन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और दूसरा इसका जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो पिकरिक अम्ल बनता है, ये पिछले सेट में भी था क्वेश्चन। और दूसरा पार्ट है फिनॉल का ऑक्सीकरण अगर हम करवाएं, क्या बनाना है, बेंजोक्विनोन। अगर फिनॉल का हम क्या करवा दें, ऑक्सीकरण करवा दें वायु की ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की ऑक्सीजन के द्वारा अगर ऑक्सीकरण करवा दें प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और बेंजोक्विनोन हमें प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोक्विनोन बन जाता है। ये इस तरीके से छठवें का खा और फर्स्ट पार्ट और अथवा दोनों कंप्लीट हो गए हैं। पहले फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाया, फिर दो समीकरण थे पिकरिक अम्ल और बेंजोक्विनोन कैसे बनाते हैं उनके समीकरण, ये रिपीट है, पिछले सेट में भी था और इसमें भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिकरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है सातवें का पार्ट। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अनपयक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए हेलोएरिन जो होते हैं यानी कि क्लोरोबेंजीन है जैसे, तो इनकी क्रियाशीलता सामान्य एल्किल हैलाइड की तुलना में यानी हेलो एल्केन की तुलना में कम होती है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये सुगमतापूर्वक नहीं देते हैं, कठिनाई से देते हैं, देते तो हैं मगर कठिनाई से देते हैं। अगर हमें इस कठिनाई को आसान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे कि NO2 उन्होंने दिया हुआ है, उसको आर्थो या पैरा स्थान पर जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसकी अनुनादी संरचनाएं बढ़ जाती हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो प्राप्त कर लेता है और क्रियाशीलता पहले की तुलना में बढ़ जाती है। आइए देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और इसकी क्रियाशीलता जो है पहले से थोड़ी कम है, ठीक है। तो इस पे हम क्या करेंगे, NO2 समूह को एक ऐड कर देंगे, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब क्या होगा, अब अनुनाद होगा और अनुनाद की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो स्थिति ये होगी जाके Cl यहाँ पर प्लस आवेश आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड N और इधर पर O माइनस आवेश कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये इधर आएगा और ये कहाँ आएगा, इधर आएगा और ये कहाँ आएगा, इधर आएगा। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर माइनस आवेश और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और यहाँ पर प्लस आवेश Cl, फिर ये फिर से अंदर चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो देखिए अब इस अनुनाद की वजह से जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है, उसको आराम से मौका मिल जाएगा यहाँ पर जुड़ने का, ठीक है। और जब ये लौट के आएगा तो बाद में ये Cl निकल जाएगा। तो अनुनाद की वजह से क्या हो जाता है, स्थायित्व हो जाता है। ये हमने ऑर्थो स्थान का दिखाया है, ऑर्थो स्थान पर NO2 जुड़ने से ये क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हेलोएरेन का, जिसकी वजह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हेलोएरेन का सुगम हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम पैरा स्थान पर जोड़ेंगे, जब पैरा स्थान पर हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे,
NO2 को, तब भी वही सेम अभिक्रिया होगी, यानी ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये यहाँ आ जाएंगे, जब ये यहाँ आएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ, और ये यहाँ चले जाएंगे। तो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और ये Cl, और यहाँ पर प्लस आवेश। फिर से एक बार, अब ये फिर से वापस आएंगे तो ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, तो ये संरचना हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए आराम से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप क्लोरोबेंजीन में आर्थो या पैरा स्थान पर जोड़ दिया जाता है, तो वो अनुनाद की वजह से इतना मौका दे देता है कि आराम से पहले की तुलना में सुगमता पूर्वक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। और यही कारण है कि हेलोएरीन का क्लोरीन की अगर क्रियाशीलता हमें बढ़ानी है तो आर्थो और पैरा स्थान पर हमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों क्रियाशीलता बढ़ती है, राइट। सातवें का हमने समझ लिया है। अब उसका अथवा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये हम लोग पिछले सेट में समझ चुके हैं। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बुर्ज अभिक्रिया क्या है? देखिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सोडियम से करवाएं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से करवाएं ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या होगा, हमारा एल्केन बन जाएगा और ये चेन को बढ़ा देता है। श्रृंखला में वृद्धि अगर करनी हो तो ये अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए, एल्किल हैलाइड की अगर हम कैसे करवाएं अभिक्रिया, सोडियम से करवाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारी एल्केन बन जाती है। जैसे हमें मेथेन से एथेन बनानी हो तो हम क्या करेंगे, मेथेन को क्लोरीनीकरण करवा के मेथिल क्लोराइड बना लेंगे और उसकी सोडियम से अभिक्रिया करवाएंगे CH3Cl की और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एथेन, देखिए चेन बढ़ गई, +2NaCl। ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन से 2 कार्बन, चेन एक्सटेंड अगर करनी हो, चेन बढ़ानी हो तो इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वैसे एल्किल हैलाइड की अगर सोडियम से अभिक्रिया करवाएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं बुर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ये है बुर्ज अभिक्रिया। ठीक, ये है बुर्ज, राइट, बुर्ज। अब दूसरी है आपकी, दूसरी से पहले तीसरी जान लेते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या है? देखिए, एल्किल हैलाइड की जगह हमें क्या लेना है, एराइल हैलाइड लेना है, यानी एरोमेटिक हैलाइड लेना है। जैसे हमने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी सोडियम से क्रिया करवा दी, इसके भी 2 अणु लिए, और यहाँ भी ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी NaCl निकल जाएगा और आपका डाईफेनिल नाम का कंपाउंड बनेगा, डाईफेनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब बीच वाला सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अब कौन सा पढ़ते हैं? बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज और फिटिंग, ठीक, बहुत आसान है। बुर्ज अभिक्रिया में 2 एल्किल हैलाइड लिए थे, फिटिंग अभिक्रिया में 2 एरिल हैलाइड लिए थे।
अब आधा हिस्सा बुर्ज का ले लेंगे और आधा फिटिंग का ले लेंगे, आधा हिस्सा फिटिंग का और आधा बुर्ज, तो क्या हो जाएगी बुर्ज फिटिंग। ठीक है, और ये हमारी इस तरीके से हो जाएगी। देखिए ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और सोडियम के 2 परमाणु और प्लस मेथिल क्लोराइड, आधा बुर्ज और आधा फिटिंग। जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर देखिए वही टालवीन हमें प्राप्त हो जाएगी। देखिए बुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम से क्रिया करते हैं डाई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होता है एल्केन बनती है। और फिटिंग अभिक्रिया में जब एरोमेटिक हैलाइड के हेलोएरीन के 2 अणु आपस में क्रिया करते हैं सोडियम की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं, तो डाईफेनल बनता है। क्या बनता है डाईफेनल बनता है। और जब आधा पार्ट बुर्ज का ले लिया जाए आधा फिटिंग का ले लिया जाए तो क्या बन जाती है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। सबसे आसान क्वेश्चन, और इसमें आराम से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 7वीं का खा। इसमें भी अथवा दिया गया है। जो खा पार्ट का जो पहला पार्ट है उसमें 5 अभिक्रियाएं दी गई हैं और जो अथवा है उसमें 5 कन्वर्जन पूछे गए हैं, अंतरा परिवर्तन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अथवा को। पहले हम अथवा को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हमारा थोड़ा सा लालच है, देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिए पहला इन्होंने पूछा है टालवीन से बेंजेल्डिहाइड। तो टालवीन क्या होती है, मेथिल बेंजीन को टालवीन कहते हैं। ये रही आपकी टालवीन। टालवीन ये अथवा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अथवा का ये पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो टालवीन का अगर हम क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करवाएं तो ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। 2 ऑक्सीजन लेंगे प्लस H2O। अगर टालवीन का क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये है टालवीन। टालवीन का अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब मज़ेदार बात यह है कि किसी भी बेंजीन एल्काइल बेंजीन का अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण करवाएं तो हमें एल्डिहाइड यानी बेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया होती है ईटार्ड अभिक्रिया। ये आपकी नेम रिएक्शन है ईटार्ड अभिक्रिया, यानी कि इसका ये सेकंड पार्ट और इसका ये फर्स्ट पार्ट एक ही चीज है। एरोमेटिक एल्केन की साइड चेन का ऑक्सीकरण हो जाता है क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। इस अभिक्रिया को ईटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। और टालवीन और ईटार्ड अभिक्रिया, टालवीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अच्छा अब है दूसरा पार्ट बेंजोइल क्लोराइड। सेकंड पार्ट क्या है बेंजोइल क्लोराइड। तो C6H5COCl, C6H5COCl। बेंजोइल क्लोराइड की अगर हम अभिक्रिया करवाएं किस चीज से, हाइड्रोजन से और पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम ये अभिक्रिया करवाएं तो हमें बेंजेल्डिहाइड मिलता है। देखिए अगर हम बेंजोइल क्लोराइड जो कि एक एसिड क्लोराइड है, कोई भी एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम कैसे करवा दें, हाइड्रोजन के द्वारा उसका अपचयन करवा दें पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट
उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड COCl का क्या हो जाता है, CHO हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन। ये कौन सी अभिक्रिया है, रोजेनमुंड अपचयन। किसी भी एसिड क्लोराइड की अगर हम अपचयन करवाएं पैलिडियम युक्त बेरियम सल्फेट से, तो वह रोजेनमुंड अपचयन कहलाती है। और बेंजोइल क्लोराइड चूंकि एक एसिड क्लोराइड है, इसका हम हाइड्रोजन से अपचयन पैलिडियम युक्त बेरियम सल्फेट से करवाएंगे तो हमें बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। यानी कि इसका ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया। इसके बाद अगला नंबर है एसीटोनाइट्राइल से एथेनल। तो एसीटोनाइट्राइल से एथेनल, तो एसीटोनाइट्राइल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी अभिक्रिया अगर हम SnCl2 व उसके बाद H2O से करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, CH3CHO एथेनेल मिल जाता है, प्लस अमोनिया गैस निकल जाती है। ठीक है, किसी भी एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया SnCl2 से कराने के बाद उसका अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। यानी कि इसका ये चौथा पार्ट और ये थर्ड पार्ट दोनों एक ही है। ये तुम्हारा इटार्ड अभिक्रिया ये वाली हो गई जाके, और रोजेनमुंड अपचयन आपकी बेंजोइल एसिड क्लोराइड वाली हो गई जाके। ठीक है, अब अगला नंबर इसका जो चौथा है अथवा का, वो ये है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल। तो फेनिल मेथिल कीटोन, फेनिल मेथिल कीटोन, ये है फेनिल मेथिल कीटोन। और फेनिल मेथिल कीटोन का अगर हम ऑक्सीकरण कर दें पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, फेनिल मेथिल कीटोन का अगर हम ऑक्सीकरण कर दें KMnO4 के द्वारा, तो देखो CO2 यहाँ से निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड COOH प्लस CO2 और प्लस H2। तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगी, बेंजोइक एसिड। फेनिल मेथिल कीटोन की अगर KMnO4 के द्वारा हम ऑक्सीकरण करवा दें तो निषेक्ट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ से इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और बेंजोइक एसिड हमें मिल जाएगा। अब ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, इसका लास्ट है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम HCN से करवाएंगे। HCN से ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो आप देखिए इस तरीके से HBr यहाँ से निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा तो ये यहाँ पर फेनिल साइनाइड बन जाएगा, और इसका हम जल अपघटन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर बेंजोइक एसिड COOH प्लस NH3, अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर तीन अभिक्रियाएं ऐसी थीं जो यहाँ पर तीन नेम रिएक्शंस में पूछी गई थी। तो इसको हमने पहले इसीलिए सॉल्व किया है ताकि हम इन तीन रिएक्शंस को यहीं पर समझा सकें। अब हमारे बचते हैं दो, ये टॉलिन परीक्षण और गिटरमैन कोच अभिक्रिया। तो अब है टॉलिन परीक्षण। तो टॉलिन अवकर्मक होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। तो कई सारी चीज़ों के परीक्षण
किए जाते हैं। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर हमें दिया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, ग्लूकोज को परीक्षण करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलिन अपकर्मक से करा देंगे। तो होगा क्या, देखिए ग्लूकोज ये होता है CHOCH का होल 4 CH2OH प्लस टॉलिन अपकर्मक, जब हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है तो Ag2O से अभिक्रिया होती है, टॉलिन अभिकर्मक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो ये इसका ग्लूकोज का टॉलिन अपकर्मक के द्वारा परीक्षण हो जाएगा। अब हमारा बचा गटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। इसको हम लोग पिछले सेट सबसे शुरू किया है, सवाल को 3-4 बार पढ़ चुके हैं कि अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया कैसे करवाएं, कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएं, काय की उपस्थिति में। अगर हम बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाएं तो हमें बेंजेल्डिहाइड मिलता है। एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से बेंजीन की अभिक्रिया करवाएं तो बेंजेल्डिहाइड हमें मिलता है। इसे हम कहते हैं गटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो ये आपका हो गया टॉलिन अपकर्मक का परीक्षण और ये आपका हो गया गटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया। सो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने केमिस्ट्री के दूसरे सेट को सॉल्व कर लिया है, यानी दूसरा सेट आपका जो GI है वो कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा सेट। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले सेट में हम लोग फिर मिलेंगे, तीसरे सेट में नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। सो जय हिंद बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं अगले सेट में।